ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर पर की गोलीबारी, अमेरिका की जवाबी फायरिंग। ट्रंप बोले तेहरान को शांति डील करनी ही पड़ेगी, मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल हो। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर सस्पेंस बढ़ा, राज्यपाल के कल रात ही मुंबई जाने की खबर। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मय्या ने सुबह आवास पर पार्टी नेताओं और कैबिनेट सहयोगियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग की। रांची में सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, नशा तस्करों पर सख्ती। लोकायुक्त की नियुक्ति को दी गई मंजूरी। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं, सुरक्षा कड़ी के इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर पर गोलीबारी की, अमेरिका की भी जवाबी फायरिंग। ट्रंप बोले तेहरान को डील करनी ही पड़ेगी, अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ड्रोन गिराए। ट्रंप बोले मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल हो। ईरानी नौसेना ने एक अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग की है। ईरान का दावा है कि यह जहाज हॉर्मुज से गुजरते समय अपना रडार बंद करके जा रहा था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास एक खाली इलाके में जवाबी फायरिंग की। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को लगा था कि वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरान को लगा था कि वे मुझे इंतजार करवाकर थका देंगे। उन्हें लगा कि मेरे सामने मिड टर्म चुनाव है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। ईरान अब सिर्फ समझौता करना चाहता है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया, जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च किए जाने की तैयारी थी। मध्य पूर्व की राजनीति पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और जॉर्डन अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होते तो अमेरिका ईरान डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आया तो वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया है, जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च किए जाने की तैयारी थी। मध्य पूर्व की राजनीति पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र और जॉर्डन अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होते तो अमेरिका ईरान डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनका कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आया तो वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। Starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish them off. Is there a time frame in your mind? What? Is there a time frame in your mind for? I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months. And I read about you people like you. What's taking so long? But we're in it. We lost between two wars, two big wars, Venezuela and Iran. We lost 13 souls, 13 great people. Met the parents. अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज। राज्यपाल महाराष्ट्र और एमपी दौरे पर निकले। सीएम सिद्धार्थ मय्या ने बुलाई ब्रेकफास्ट मीटिंग। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार में बड़ा बदलाव होने की चर्चाएं हैं। सीएम सिद्धार्थ मय्या आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं
और उनकी जगह डीके शिव कुमार को अगला सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि सीएम सिद्धार्थमैया राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में वे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इधर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत 27 और 28 मई 2026 के दौरान मुंबई और इंदौर उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यक्रम में हवाई और सड़क मार्ग से यात्रा के साथ मुंबई में रात्रि विश्राम भी शामिल है। राज्यपाल की जैनजी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को सुरक्षा, परिवहन और प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं और कैबिनेट सहयोगी की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। बैठक से पहले उनके आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस हाईकमान के साथ सिद्धार्थमैया और डीके शिव कुमार की लंबी बैठक के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण को लेकर पार्टी के भीतर गंभीर मंथन चल रहा है और जल्द बदलाव संभव माना जा रहा है। Just courtesy. This is not the first time Chief Minister has called ministers for breakfast. This is not the first time. So many times he has called. No, our General Secretary AICC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji is coming, and he will whatever he says, that we will all follow because he represents the High Command. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पाक स्लीपर सेल का भांडाफोड़। पाक स्लीपर सेल पर उत्तर प्रदेश पुलिस का कड़ा प्रहार। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ को महत्वपूर्ण सफलता। डिजिटल प्लेटफॉर्म से चल रही थी साजिश का खुलासा। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल ध्वस्त। यूपी एटीएस एवं एसटीएफ की संयुक्त जांच के बाद यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में अभियुक्तों के साथ सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क होने तथा संवेदनशील स्थलों की रेकी, युवाओं को जोड़ने और आतंकी विध्वंसक गतिविधियों की साजिश में शामिल होने के तथ्य सामने आए हैं। इस संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप और गुरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आनंद, पाक स्लीपर सेल का भांडाफोड़ किया गया है और कौन कौन से नामजद लोगों का इसमें नाम शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये गिरफ्तारी यूपी एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर की है और ये पाकिस्तान का जो गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, उसके स्लीपर सेल से जुड़े ये लोग बताए जा रहे हैं। और ये पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो एक पूरा सीक्वेंस चला है, तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम ऐसे लोग युवा पकड़े गए हैं जो शहजाद भट्टी के बहकावे में आकर उसके कहने पर देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। ये जो चारों पकड़े गए हैं, चाहे वो महकाब हो या गगनदीप, शाहरुख और मुशर्रफ, इन सभी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। 26 तारीख को इनकी गिरफ्तारी की गई है और जिसके बाद पुलिस ने सार्वजनिक रूप से सामने आकर ये बताया कि इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और जो प्रारंभिक जांच यानी जो शुरुआती जांच की गई है उसमें ये पाया गया है कि जो अभियुक्तों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये सारे लोग हैंडलर थे पाकिस्तान में बैठे हुए, उनके आका उनके संपर्क में थे और साथ ही साथ जो संवेदनशील स्थल है उसकी रेकी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ युवाओं को और अपने जो साथी युवा हैं या जो और अन्य युवा हैं उनको जोड़ने की और साथ ही साथ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इनको तैयार किया जा रहा था। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें यूपी एटीएस एवं एसटीएफ
कि संयुक्त जांच के बाद यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रांची से, जहां सोरेन कैबिनेट में 39 प्रस्तावों को मंजूरी। राज्य के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना। हेमंत सरकार मुफ्त में देगी एलोपैथी और आयुष की दवाइयां। निषिद्ध मादक पदार्थ और तस्करों के खिलाफ आया बड़ा फैसला। वृद्ध कलाकारों के मासिक पेंशन से जुड़ी नई योजना लागू। लोकायुक्त की नियुक्ति को दी गई है मंजूरी। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में अब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरी दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। तो वहीं कैबिनेट ने इस बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचनाएं देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी है, जो कि 3,000 से 2 लाख तक की राशि होगी। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लोकायुक्त की नियुक्ति को मंजूरी के बाद घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राशि, हवाई अड्डा और रेल परियोजनाओं को गति की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजय, हेमंत सोरेन सरकार ने 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं? व्यक्ति से बात। अजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 39 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में अब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार फिर से हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय, सोरेन सरकार ने 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं? देखिए अंकिता, कल जो है हेमंत सोरेन की जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और उसपे जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो 2-3 बिंदुओं पर जो अधिक चर्चा हुई, जिस पर की कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ है, जो पहला डिसीजन है कि वो इस बार जो मादक पदार्थ की तस्करी में जो सूचनाएं देंगे उनको जो है से 25 से लेके 2 लाख रुपए तक के इनाम दिया जाए, क्योंकि नशा मुक्त करता है। और कुछ इलाका जो है झारखंड का कुछ इलाका है वो जो इस तरह का पाया जाता है कि वहाँ तस्करी होती है, तो वहाँ तस्करी के उन्मूलन के लिए, तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना सरकार के पुलिस प्रशासन को आप अपना ये दीजिए, जिससे कि होगा कि आपकी पहचान छिपाई जाएगी, लेकिन आपको सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए दिया जाएगा। एक और भी है कि जो दिव्यांग जनों पे जो खिलाड़ी है उनको जो है उनकी भत्ता में वृद्धि की गई है और उनको विशेष रूप से सरकार के द्वारा मुहैया प्राप्त की जाएगी। और राज्य के वृद्ध और गंभीर रूप से जो अस्वस्थ हैं उनको भी उनके लिए भी एक विशेष योजना लाई गई है। लोकायुक्त की नियुक्ति की मंजूरी मिलती है, क्योंकि लंबे समय से एक जो झारखंड में ये रहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठ रहा था, तो लगातार जो है 2-3 बार ऐसा हुआ है। फिर लेकिन कल जो है उनकी नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है 2-3 चरणों में। इसके लिए कल जो एक और जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें जो महत्वपूर्ण फैसले हुए उसमें एक ये भी आया कि जो शिक्षा पर जो है आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। शिक्षा पर जो नीचे तबके के हैं, जो स्कूलों में जो है जो मध्याह्न जो योजना है उसको पूरी तरह लागू किया जाए और बच्चों को जो वंचित बच्चे हैं उनको स्कूल से लाने,
स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ अधिकारियों को दी गई है कि वो जो है बच्चे जो है वो पढ़ लिख सकें। जो वैसे बच्चे जो वंचित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक के वैसे बच्चे वो जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए भी एक नई योजना लाई है। जी ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां संभल में बकरीद, चंदौसी के बड़ी ईदगाह में अता ईद उल अजहा की नमाज, देश में अमन, चैन और तरक्की के लिए मांगी दुआ। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। जनपद संभल की चंदौसी में ईद उल अजहा का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। बड़ी ईदगाह पर हजारों नमाजियों ने नमाज अदा कर देश की एकता, शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दीपक तिवारी खुद मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। सीओ दीपक तिवारी ने बताया कि त्योहार से पहले पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर लोगों को सरकार के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया था। साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि सड़क पर नमाज अदा न करें, खुले में कुर्बानी ना दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट ना करें। वहीं डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की गई हैं और सोशल मीडिया सेल के माध्यम से लगातार निगरानी भी की जा रही है। देखिए, जनपद संभल को 5 जोन और 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे पूरे जनपद में 828 मस्जिद और ईदगाह है जहाँ पर नमाज करवाई जाती है। इसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कुर्बानी चूंकि इस त्योहार के अवसर पर होती है, तो उसको देखते हुए वहाँ पे साफ सफाई और पानी के इंतजाम के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों को उठाने के लिए वाहनों को लगाया गया है नगर पालिका क्षेत्रों में विशेषकर। और सभी से ये अपील है कि किसी भी परंपरा से इतर कोई भी पर्व के अवसर पे कोई भी घटना नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से। संभल में ईद लोग मना रहे हैं। साथ ही आज जहां ईदगाह है वहां पर जो है लोग नमाज पढ़ने पहुंचे हैं। साथ ही मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईद है वो लोग जो है ईद पर जो है नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार जो है यहाँ जो देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो है जगह जगह जनपद में ईदगाहों पर जगह जगह पर नमाज पढ़ी जाती है। तो इस तरह से आज यहाँ बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज पढ़ रहे हैं लोग। साथ ही कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पुलिस है वो यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ चंदौसी क्षेत्र के जो सीओ हैं उनसे बात करते हैं कि सर आज ईद है और ईद की नमाज जो त्योहार है वो मनाया जाता है, क्या कहेंगे इसमें? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज थाना चंदौसी के अंतर्गत बड़ी सकुशल रूप से मनाई जा रही है। नमाज को सभी मस्जिदों में, गाँव में सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था अवरुद्ध न हो तथा शांतिपूर्वक नमाज संपन्न की जा सके, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कराई गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ईद का त्योहार किस तरह से मनाया जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा रिंकू चौहान नाम है। अच्छा, जैसे याद ईद है और ईद का त्योहार, आप हिंदू हैं, यहाँ पर ईदगाह पर आए, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम भाईचारे का एक पैगाम देने आए। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो नफरती एक रूमर उड़ाई जाती है उसे खत्म करने आए, यहाँ भाईचारा बढ़ाने आए हैं। आज जो है ईद जो है मनाई जा रही है। मैं चरण सिंह कैमरा पर्सन के साथ APN संभल। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बिहार के पटना से, जहां पटना में बाढ़ में गंगा नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की हुई मौत, 5 अब भी लापता हैं। 14 लोगों से भरी नाव पलटने से 2 लोगों की मौत। बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल में बड़ा नाव हादसा हो गया। उमानाथ गंगा घाट के पास गंगा नदी में एक छोटी नाव तेज हवा की वजह से पलट गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नाव पर सवार कई लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव पर करीब 14 से 15 लोग सवार थे। नाव नदी पार कर रही थी, तभी अचानक तेज हवा चली और नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने दूसरी नाव की मदद
मदद से कुछ लोगों को बाहर निकाला। बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि नाव पर कुल 14 लोग सवार थे, इनमें से 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीपीओ के मुताबिक अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 अन्य लोग की तलाश जारी है। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। टीम जल्द ही गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन तेज। मराठा आरक्षण को लेकर फिर तेज हुआ आंदोलन। कुर्मी जांच प्रमाण पत्र की मांग, राज्य सरकार समाधान निकालने की कोशिश में। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और कुर्मी जात प्रमाण पत्र की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जारंगे द्वारा राज्य सरकार को दिया गया अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार ने अब तक मराठा समाज को आरक्षण देने और पात्र लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसी को लेकर राज्य के कई हिस्सों में बैठकें और रणनीति तैयार करने का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तेज किए जा सकते हैं। वहीं राज्य सरकार लगातार समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश में जुट गई है। मराठा समाज की प्रमुख मांगों में आरक्षण लागू करना, कुनबी प्रमाण पत्र वितरण की प्रक्रिया तेज करना और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम और आंदोलन की आगामी भूमिका पर टिकी हुई हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर्वजीत, मराठा आरक्षण पहली बात तो ये है क्या, और पहले जब हुआ था क्या हुआ था, और अब जो हो रहा है उनकी मांगों को लेकर सरकार क्या अपने तरफ से एक्शन ले सकती है? जिस तरह से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर इससे पहले मांग को लेकर कई बार हड़ताल कर चुके हैं, कई बार सभा भी कर चुकी गई है और कई बार आंदोलन भी बड़े बंद किया गया है। हालांकि जब मराठा को 50% आरक्षण दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद मराठा बड़े पैमाने पर आंदोलन किए थे, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि उस पर भी अभी भी जो है जांचिंग और सुनवाई जारी है। लेकिन फिर से मनोज जारंगे ने अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र की सरकार को कि 28 तारीख तक अगर उनकी मांगों पर चर्चा नहीं की जाती है तो आगामी जो आने वाले 2 दिन के बाद 30 मई से वो फिर से आंदोलन पर बैठेंगे और अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से किया जाएगा। जिसमें कुनबी प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। कुछ मराठा को कुनबी प्रमाण पत्र दिया गया है, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। और मराठा आरक्षण के दरमियान कई ऐसे जो है मराठा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लेने की मांग की गई है। और कई ऐसी मांगों को लेकर वो फिर से अब सरकार को वापस चेतावनी दिया गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो फिर से वो आंदोलन करेंगे। जिस पर भाजपा के नेता प्रसाद लाडू से मुलाकात किया गया था। मुलाकात में उन्होंने मनोज जारंगे ने अपनी मांगों का एक पूरा लिस्ट उनको दिया गया है, जिसपे आज चर्चाएं होंगी ऐसा बताया जा रहा है। जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी मनोज जारंगे की तरफ से, जिससे अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो 30 मई से फिर से वो बड़े पैमाने पर आंदोलन स्टार्ट करेंगे अपनी मांगों को लेकर, जब तक सरकार उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं करती है। ठीक है सर्वजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विषा शर्मा मृत्यु मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अवकाशकालीन न्यायाधीश देव नारायण मिश्रा ने अपने 17 पृष्ठ के आदेश में कहा, मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आलोक में भोपाल के 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश BNS 2023 की धारा 82, 85, 3, 5 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए इत द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदनों को स्वीकार कर लिया है। सत्र न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने PTI को फोन पर बताया, आखिरकार त्विषा मामले में न्याय हो गया है। श्रीवास्तव ने कहा, क्योंकि गिरिबाला 36 सालों तक न्यायिक सेवा में रही, अगर उनके मन में कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो मुझे लगता है कि उन्हें विवेक का प्रयोग करना चाहिए और CBI के समक्ष शालीनता से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और आगे किसी भी जांच में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।